हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इस चैप्टर में आपका पहला कर्व आएगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बार बार आपके पास कर्व आएंगे। तो इसका हमें कर्व बनाना है तो पहले हमें ये पता करना है पीपीसी की शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या, सबसे पहले यहाँ हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके बेस पर जब इसकी डेफिनेशन और फीचर्स हम देख लेंगे फिर हम दिखाएंगे कि कर्व कैसे बनना है। अब यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर। इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which economy can produce with its given resources and given technique। एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यहाँ देखिए आप ये कहेंगे इकोनॉमी में तो बहुत चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, तो हम दो चीज़ों का प्रोडक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कर्व बनाना है। कर्व में इकोनॉमिक्स में जो कर्व बनते हैं वो टू डायमेंशन कर्व होते हैं। टू डायमेंशन जैसे आप मैथ्स में करते थे, 4 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस जो हम ले रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ क्या लेंगे, जो पॉजिटिव एक्सिस होते हैं, और पॉजिटिव एक्सिस सिर्फ दो ही होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जब हम कर्व बना रहे हैं, टू डायमेंशन कर्व बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स डैश या वाई डैश जहाँ नेगेटिव जोन चले जाते हैं वो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं जनरली चीजें नेगेटिव जोन में नहीं होती। तो हम ये टू डायमेंशन कर्व बनाएंगे जिसमें आप सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ। तो जब टू डायमेंशन कर्व बना रहे हैं तो वहाँ दो ही चीजों को आप दिखा सकते हो, दो से ज्यादा चीजों को हम नहीं दिखा सकते। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ असम्पशंस हम लेके चलते हैं, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। तो इसलिए जब हम टू डायमेंशन कर्व बना रहे हैं तो हम सिर्फ तो जो है दो चीजों की प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसलिए हमने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ which economy can produce। यहाँ ध्यान देना है can, एक होता है can और एक होता है is। can producing और is producing दोनों में फर्क। can का मतलब है आप क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप कर ही रहे हो। can में हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि अगर हम सब चीजें सबको अगर यूज कर रहे हैं तो आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। ये नहीं देख रहे कि इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर रही है। जैसे मान लो यहाँ पे आप कई बार जब पीटीएम में जाते हो तो टीचर्स कहते हैं स्टूडेंट कैन डू बट ही इज नॉट डूइंग। तो कैन डू का मतलब कहते हैं आपके अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ बात कर रहे हैं ये नहीं कि इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर रही है, हम ये कह रहे हैं इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है। इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्निक। रिसोर्सेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, जो चीज है हमारे पास उनसे इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को बताने वाला कर्व। एक्चुअल आउटपुट ये कभी नहीं बताएगा, ये हमेशा बताएगा पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट का मतलब इकोनॉमी में कितनी पोटेंशियल है, इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे अब अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में हमारी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमारा बहुत कम है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड को देख लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड में हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम जमीन पे, और जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज के पास साल भर में वो सिर्फ एक फसल होते हैं और बाकी महीनों में क्या है, खेत आपके बेकार पड़े। लेकिन अगर जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज हैं तो वहाँ पे साल में वो दो फसलें होते हैं। तो अब देखिए जिनमें जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, पॉसिबिलिटीज कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। तो ये चीज़ यहाँ शुरू से क्लियर कर चुके चलो कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो पीपीसी है, पीपीसी आपको सिर्फ पोटेंशियल आउटपुट बताता है, एक्चुअल आउटपुट नहीं। और इसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज बेकार चल रहे हैं। जैसे मान लो पोटेंशियल आउटपुट है हमारे 10,000 यूनिट, कि अगर हम सारे रिसोर्सेज को यूज करें तो 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं।
लेकिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सर 7000, तो बीच का जो 3000 है वो क्या हो गया, रिसोर्सेज वेस्ट जा रहा है जिसको यूज कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पीपीसी है, पीपीसी आपको पोटेंशियल बताएगा, पीपीसी कभी भी आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं देगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे हम इसमें कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। अजम्पशंस क्या होता है? अजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है। यहाँ हम रेट में कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे। उन अजम्पशंस के बेस पर ही हम थ्योरी को समझ सकते हैं, नहीं तो थ्योरी को समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं? अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जब हम यहाँ प्रोडक्शन की बात करेंगे, पीपीसी की बात करेंगे, तो हम अजम्पशन लेके चलेंगे रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड का मतलब कि जो भी रिसोर्सेज है, चाहे लैंड है, चाहे लेबर है, चाहे कैपिटल है, वो टोटली सारी यूटिलाइज हुई हैं, उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं। तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा पोटेंशियल आउटपुट क्या है। क्योंकि अभी बताया एक्चुअल आउटपुट तो बता नहीं रहा, ये सब पोटेंशियल आउटपुट बता रहा है। तो पोटेंशियल आउटपुट के लिए हम फर्स्ट अजम्पशन क्या लेके चलेंगे? रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। कि कोई भी जमीन का टुकड़ा बेकार नहीं पड़ा है, चाहे आपने वहाँ मकान बना रखा है, चाहे आप वहाँ खेती कर रहे हो, चाहे आपने फैक्ट्री डाली। तो जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज्ड। लेकिन रिसोर्सेज को आप एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो कहीं आप खेती कर रहे हैं, तो खेती वाली जमीन पे आप मकान बना सकते हो, जहाँ मकान बनाया है वहाँ फैक्ट्री डाल सकते हो। तो अजम्पशन में फर्स्ट क्या मान ली कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हैं, लेकिन रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफर किया जा सकता है। सेकेंड अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हैं फुली यूटिलाइज के साथ साथ एफिशिएंटली यूटिलाइज भी हैं। अब इस एफिशिएंटली का क्या मतलब है? कि जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली भी यूटिलाइज्ड हैं, इसका क्या मतलब है? दोनों में फर्क है, फुली और एफिशिएंटली। एक टीचर है, उसको जॉब मिली हुई है, 8 से 2 बजे तक बच्चों को पढ़ा, आप उसको कहोगे वो फुली यूटिलाइज्ड है, काम तो कर ही रहा है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो जो टीचर है उसने पीएचडी की हुई है, उसका नेट क्लियर है, लेकिन वो पढ़ा रहा है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 1 से 100 तक काउंटिंग सिखा रहा है, उनको अल्फाबेट सिखा रहा है। तो इसको फुली यूटिलाइज तो कहेंगे, लेकिन इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करेंगे। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिलेगा। पीएचडी करके तो वो तो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। जॉब नहीं मिल रही है तो क्या है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को एबीसीडी पढ़ा रहा है, जिसको सिर्फ एक 12वीं पास स्टूडेंट्स भी पढ़ा सकता है। तो इसको फुली यूटिलाइज तो कहेंगे, लेकिन इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कहेंगे। एफिशिएंटली यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? जिस रिसोर्सेज को जिस यूज में आपकी स्पेशलिटी है उसी यूज में उसको लगाया जाए। अब जैसे दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती फेमस है, वहाँ की जो मिट्टी है वो चाय पत्ती की। तो अगर हम चाय पत्ती उगा रहे हैं, चाय पत्ती अच्छे से उगा रहे हैं, तो वो एफिशिएंटली यूटिलाइज है। लेकिन अगर आप चाय पत्ती नहीं उगा रहे हैं, वहाँ पर कुछ और बो रहे हैं जो अच्छा नहीं होता, तो उसको फुली यूटिलाइज तो कह दोगे, लेकिन आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं। तो सेकंड फीचर क्या हो गया हमारे पास कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं, बट फैक्टर इज नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इन ईच यूज। हर एक फैक्टर है वो ऑल अराउंडर नहीं होता। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जो फैक्टर जिसमें स्पेशलाइज होगा वही काम उसको मिला होगा, लेकिन साथ में हम ये भी मान के चल रहे हैं रियल फैक्ट की जो फैक्टर है वो सारे यूज में फुली स्पेसिफाइड या फुली एफिशिएंट नहीं। इसका मतलब एग्जाम्पल से समझो, कैसे एक जमीन है, उसकी मिट्टी ऐसी है कि उसमें अगर आप वीट ग्रो करेंगे तो वीट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए, तो वीट के प्रोडक्शन के लिए तो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकती है,
लेकिन आप ये मान के चले कि उस जमीन में अगर आप चाय पत्ती को बो देंगे तो चाय पत्ती भी अच्छे से आ जाएगी, उसमें आप चावल बो देंगे तो चावल भी अच्छे से उग जाएगा। ऐसा नहीं, वो एफिशिएंट है किसके लिए, वीट के प्रोडक्शन। ऐसे वो देखिए किसी वर्कर के रेफरेंस में देख लीजिए, मान लीजिएगा कोई टीचर है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाने में स्पेशलाइज्ड है, एफिशिएंट है, और उसको इकोनॉमिक्स टीचर की जॉब मिली, तो हम ये नहीं मान सकते कि वो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा रहा है तो वो मैथ्स भी अच्छे से पढ़ाएगा, वो बायो भी अच्छे से पढ़ाएगा, फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ाएगा, वो केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ाएगा, वो अकाउंट्स भी अच्छे से पढ़ाएगा। नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो फैक्टर एक यूज में स्पेशलाइज्ड है, एक यूज में एफिशिएंट है, तो उसको हम उसी यूज में लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक यूज में अगर एफिशिएंट है तो सारे यूज को भी उतना एफिशिएंटली करें। अभी बताया सब के सब जो हैं वो सुपरमैन या सुपर वुमेन नहीं होते। या मान के चल रहे हैं कि रिसोर्सेज जो हैं जिस यूज में एफिशिएंट है, जिस यूज में आपकी स्पेशलाइज्ड है, उसी यूज में हम उनको लगा रहे हैं, उसी यूज से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई जमीन अगर वीट के प्रोडक्शन के लिए बेटर है तो मान के चल रहे उसमें वीट के प्रोडक्शन हो रहा है। कोई जमीन अगर मान लो चाय पत्ती के प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट है तो मान के चल रहे वो चाय पत्ती के लिए ही वहाँ यूज है। थर्ड assumption, हम मान के चल रहे हैं टेक्निक इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर हमारी टेक्निक कांस्टेंट नहीं है तो हमारा पूरा एनालिसिस ही चेंज हो जाएगा। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर दिखा रहे हैं कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन टेक्निक चेंज होते साथ ही प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। टेक्निक कैसे चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिएगा आप ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन क्लास में तो आपके पास क्या है, मान लो क्लास में आप मान के चलो 20-25 बच्चों का बैच है, उसको आप अच्छे से संभाल रहे हो, या 30 बच्चों का बैच है उसको अच्छे से संभाल। लेकिन टेक्निक चेंज हो गई, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत सारे आ सकते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे कहाँ क्लास में भीड़ पड़े। तो टेक्निक चेंज होते साथ आपकी पॉसिबिलिटीज भी चेंज हो गई। आप एक काम हाथ से कर रहे हो, हाथ से करने में आप मान लीजिएगा हाथ से कपड़े सिल रहे हो, तो एक दिन में आप मान लीजिएगा 15 कपड़े सिल रहे हो, आपकी पॉसिबिलिटी है 15 क्लोथ्स। लेकिन उसी में आप अगर मशीन यूज करने लग जाओ तो मशीन यूज करने से तो आपकी काम की स्पीड बढ़ेगी। आप गर्मी में काम कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कुछ और होंगी, लेकिन बैग अगर एसी वगैरह चला रखा है, कमरे में इन्वायरमेंट ठीक है, आपको गर्मी नहीं लग रही है, तो इसलिए आपकी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि टेक्निक कांस्टेंट है, जब प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि हम टेक्निक में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये assumptions नहीं लेंगे तो ये हमारा एनालिसिस है वो भी हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन और assumptions। क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, डेफिनेशन assumptions आपको 3 मार्क्स की आ सकती है कि जब पीपीसी हम ले रहे हैं तो पीपीसी को लेते वक्त हमें assumptions क्या है। अब हमें बताना है इसका कर्व, कि जो कर्व जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें क्या बता रहा है, ये जो हम बता रहे हैं इसका हमें कर्व से पहले हमें शेड्यूल बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो शेड्यूल बिहेवियर बताएगी उसी के बेस पर हम कर्व जो भी हम शेड्यूल लेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल को हम भाषा जो कहते हैं टेबल जो होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपके हर एक चैप्टर में टेबल और कर्व बनेगी। अब जब टेबल और कर्व आप बना रहे हो तो यह एक चीज़ याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रूल है कि अगर आपको कहीं भी डेफिनेशन याद करनी है तो उस वाले कंसेप्ट की जो शेड्यूल की डेफिनेशन है वो वही रहती है जो कर्व की। और अगर आप मान लो कर्व की डेफिनेशन शेड्यूल की डेफिनेशन पहले याद कर लेते हो तो कर्व की डेफिनेशन वही सी है। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। हमने लिखा था इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड केयर। अब अगर मैं यही क्वेश्चन लिखूं स्टेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ही बिहेवियर को बताते हैं, तो ये आपको अलग से डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन है तो भी सेम है, और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की डेफिनेशन है तो भी सेम है। तो अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की डेफिनेशन लें तो क्या बन जाएगा, इट शोज द इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज
एंट्रियन टेक्निक। तो ये याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे हर एक चैप्टर में मान लो आप डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन याद कर लेते हो तो डिमांड करके ले लेते, या आपने डिमांड करके पहले याद कर लेते तो डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन यहाँ से। तो डेफिनेशन के लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आपकी जो है सेम वैसी की वैसी रहेगी, जो आप कर रहे हो वही आपकी शेड्यूल। अब हमें शेड्यूल बनाना है। अब जो आप शेड्यूल बना रहे हो, शेड्यूल बनाने में ध्यान रखना हर एक शेड्यूल में पैटर्न होता है। आपको शेड्यूल को रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप शेड्यूल को रटेंगे तो अगर कहीं भी बीच में कुछ भूले तो आप गलत कर। आपको शेड्यूल बनाते वक्त उसके पैटर्न पे ध्यान देना है कि वो पैटर्न हमने कैसे बनाया। अगर वो पैटर्न याद रह जाता है तो उसे जब आप शेड्यूल बनाओगे तो शेड्यूल बनाने में आपको अगर कुछ भूल भी गए तो आप आराम से उस शेड्यूल को कंप्लीट कर सकते हो। और जो शेड्यूल का पैटर्न है उसको ध्यान रखते हुए जो पैटर्न है उसी पैटर्न में आपको नई शेड्यूल बनानी है। तो हम यहाँ पहले शेड्यूल बना रहे हैं, और जब शेड्यूल बना देंगे तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या हो जाएगा, PVC। अब शेड्यूल में assumptions वही कि इकोनॉमी दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है, दो चीज़ों को हम नाम दे सकते हैं। मान लीजिएगा आपके पास x और y में आप पर्टिकुलर नाम भी लिख सकते हो। मान लो हम ले रहे हैं क्लोथ और हम ले रहे हैं वीट। क्लोथ का प्रोडक्शन होता है मीटर में, क्लोथ का होता है हमारे पास, वीट का होता है टन। अब हम लेंगे कॉम्बिनेशंस। जैसे मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है, उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सारी जमीन पे आप गेहूं उगा रहे हो, आपने क्लोथ वहाँ बनाया नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं डाली। या क्या हो सकता है 3/4 के ऊपर आप वीट उगा रहे हो, 1/4 के ऊपर आपने कपड़े की फैक्ट्री लगाई, या इसका रिवर्स 1/4 पे वीट कर रहे हो, 3/4 पे आप क्लोथ की फैक्ट्री डाल। तो ये सब क्या होता है कॉम्बिनेशंस की। एक जमीन के टुकड़े के ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। ए प्रोडक्शन हम मान के चलते हैं कि जो जमीन है इसमें सारे का जो प्रोडक्शन है वो क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है, और वीट का प्रोडक्शन क्या है आपके पास, मान लीजिए हम ले रहे हैं, या क्लोथ को हम 0 ले लेते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि सारी जमीन के ऊपर आपने वीट का प्रोडक्शन 100 टन प्रोडक्शन। अब बी कॉम्बिनेशन, अब बी कॉम्बिनेशन में ये मान के चलते हैं हमें दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। तो अपने हिसाब से अलग अलग प्रायोरिटी है, कोई इकोनॉमी की प्रायोरिटी कोई होगी, कोई की कोई होगी, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन चल रहा है। हम क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ा, अब क्लोथ का प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो हमें वीट का प्रोडक्शन तो कम करना ही पड़ेगा। क्यों? इससे पहले क्या क्लास में मैंने बताया था, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जमीन का जो जमीन है वो तो लिमिटेड है। अब जमीन पर आपने क्लोथ की फैक्ट्री डाल दी तो वीट के लिए तो आपके पास अपने आप ही प्रोडक्शन के लिए जगह कम बच जाएगी। और हमने इसी में पीपीसी में अजम्पशन की थी कि रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। कोई जमीन का टुकड़ा बेकार नहीं पड़ा, जमीन का टुकड़ा बेकार पड़ा होता तो वहाँ जाके हम कपड़े की फैक्ट्री लगा लेते। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, जब हम ये कॉम्बिनेशन मान के चल रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन में हमने कहा रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। सारी जमीन जो है उसके ऊपर हमने गेहूं बोया हुआ है। तो जब हम क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाने में वीट का प्रोडक्शन हमने कम कर, कम से कम 4-5 कॉम्बिनेशंस लेंगे तभी हमारे पास का ड्रॉ पाएगा। अब हमें क्लोथ का प्रोडक्शन और ज़्यादा चाहिए, वीट का प्रोडक्शन हमें और कम करना पड़ेगा, और ज़्यादा चाहिए। अब हमें जो है और कम कर दिया, और ज़्यादा चाहिए, इसका फिर और कम, बिल्कुल 0। हमने क्या किया, सारे रिसोर्सेज को हमने किसके यूज में कर लिया, क्लोथ के प्रोडक्शन। और यहाँ सारे रिसोर्सेज को हमने वीट के प्रोडक्शन में यूज किया। इनको बोलते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस। अब यहाँ जो मैंने डिक्रीज किया है इसको आपने टेबल में ध्यान से देखना है, जो मैंने कहा है कि आपको पैटर्न को फॉलो करना है। पहले आप देखिए 100 और 90 10 का डिफरेंस, 90 और 70 20 का डिफरेंस, 70 और 40 30 का डिफरेंस है, और 40 और 0 40 का डिफरेंस। तो यहाँ आप अगर देखें 10 20 30 4, बीच का डिफरेंस आप बढ़ाते जाओ, ये इसका पैटर्न। आप अगर यहाँ सोचिए वीट जो है इसको आप ऐसे कर दें
100, 90, 80, 70, 60। इसको बढ़ा रहे हो, इसको कम कर रहे हो, तो पैटर्न तो है, लेकिन ये पैटर्न आपने नहीं लेना, ये हम ले नहीं सकते पीपीसी, हमें पैटर्न ये वाला लेना। अब ये पैटर्न क्यों लेना पड़ेगा? इससे पहले एजम्पशन इसलिए करवाई थी, हमने क्या बोला था कि फैक्टर्स आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड बट फैक्टर्स आर नॉट एफिशिएंट इन ईच यूज। यहाँ क्या है, हम क्या मान के चल रहे कि जो जमीन है ये जमीन वीट के प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो। अब हमने क्या किया, इस जमीन को वीट के प्रोडक्शन से हमने क्लॉथ के प्रोडक्शन में शिफ्ट कर दिया। एफिशिएंट यूज से इनएफिशिएंट यूज में हमने इसको शिफ्ट कर दिया, और एफिशिएंट यूज से इनएफिशिएंट यूज में अगर आप शिफ्ट करोगे तो आपका लॉस ज़्यादा होगा। एक टीचर है, वो टीचिंग में बहुत एक्सपर्ट है। अब टीचिंग में एक्सपर्ट है, वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन अब आपने क्या किया, उसको किसी और ड्यूटी में लगा दिया। एफिशिएंट से इनएफिशिएंट में कोई और ड्यूटी में, जैसे आप देखिए मान लीजिएगा खाना बंटवाने के काम में लगा दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो खाना बंटवाने का काम भी इतना ही एफिशिएंटली करे। टीचिंग में वो परफेक्ट था, लेकिन आपने क्या किया, उसको इनएफिशिएंट यूज में यूज कर दिया। तो जब हम यहाँ इस जमीन के थोड़े से टुकड़े को क्लॉथ में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका लॉस हुआ 10 का, क्योंकि जब हम यूज कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं एफिशिएंट यूज से इनएफिशिएंट में, तो जो हमने उसका हिस्सा लिया वो वाला हिस्सा लिया जो सबसे कम एफिशिएंट था, तो लॉस हमारा हुआ 10 का। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बार बार उसको एफिशिएंट यूज से इनएफिशिएंट यूज में शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो लॉस आपका ज़्यादा होगा लेकिन गेन आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो जमीन है वो वीट के प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट थी। अब वीट के प्रोडक्शन से आप क्लॉथ के प्रोडक्शन में इसको शिफ्ट कर रहे हो तो आपका लॉस ज़्यादा होता चला जाएगा। पहले 10 का लॉस था सिर्फ, फिर 20 का लॉस था, फिर 30 का लॉस था, और फिर 40 का लॉस था। तो ये लॉस आपका ज़्यादा होता चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब आप टेबल बनाएंगे, कोई भी टेबल बनाते हुए ध्यान रखना, ये जो आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कम करेंगे, जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं उसको तो आप कॉन्स्टेंट रेट से लेंगे, लेकिन जिस चीज़ का प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर रहे हैं उसको तो कांस्टेंट रेट से आप नहीं लेंगे, 10 का डिफरेंस नहीं। लेकिन जिस चीज़ को आप डिक्रीज कर रहे हैं वहाँ ध्यान रखना, जो आपने डिक्रीज करना है उनका जो है आपका बीच का जो रेशो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। 10 का डिफरेंस किया, पहले 10 से डिक्रीज किया, फिर 90 में से 70, 20 से डिक्रीज किया, फिर 70 में से 40, 30 से डिक्रीज किया, और फिर 40 में से 0 आपने 40 से डिक्रीज किया। तो कोई भी और टेबल बनाते हो तो ये पैटर्न आपने रखना है कि जब डिक्रीज कर रहे हो तो बीच का डिफरेंस आपने हमेशा इंक्रीजिंग रेट से लेना है। तो ये जो पीपीसी की टेबल है, पीपीसी की टेबल बनाते वक्त आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमारी ये टेबल बन गई। अगर इस टेबल को आप ग्राफिकल प्लॉट कर दें तो आपके पास पीपीसी आ जाएगा। अब ग्राफिकल प्लॉट करने के लिए आपकी जो कर्व बनाएंगे वो स्केल से बनाएंगे। अब कर्व कैसे बनाना है, 2 एक्सिस लेने हैं। सबसे पहले ये ओरिजिन को डिनोट कर दिया O से, एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस। सबसे पहले कर्व की लेबलिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप कर्व की लेबलिंग नहीं करेंगे तो आपको कर्व में नंबर 0 मिलेगा। लेबलिंग का मतलब एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट। एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं मान लीजिएगा प्लॉट, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वीट। टेबल को प्लॉट करेंगे, आप 10th क्लास में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके चल रहे हो, वही चीज़ है। क्लोथ है हमारा 0 से 40, तो यहाँ स्केल से बिल्कुल इक्वल आप लेंगे 10, 20, 30, 40। मतलब जो भी आप लेंगे, जरूरी नहीं यही मैं तो इसी के हिसाब से प्लॉट करके दिखा रही हूँ, आप कोई और टेबल लेंगे उस हिसाब से प्लॉट करके दिखा। और यहाँ हमारे पास क्या है, 0 से 100, चाहे तो आप 10 का डिफरेंस ले सकते हो, चाहे तो आप 20 का डिफरेंस ले सकते हो। 20, 40, 60, 80, 100 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। एक कॉम्बिनेशन है x0 y100, x0 y100, ये कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास A। बी कॉम्बिनेशन 10 और 90, 10 और 90, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा।
लास्ट वाला 40 एंड 0, इस तरह से सारे पॉइंट्स आप ले लेंगे। और सारे पॉइंट्स लेने के बाद जब आप इसको लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो शेप है, ये शेप आपकी इस तरह से है प्रॉपर। अगर आप स्केल से बनाएंगे, पॉइंट्स लेंगे तो ये स्केल इस तरह से है। सारे पॉइंट्स में प्लॉट कर देती हूँ। ये बी पॉइंट हुआ, सी हमारा 20 और 70, 20 और 70 ये हमारे पास हुआ, 30 एंड 40, 30 एंड 40, सी डी ई। तो ये जो कर्व की शेप आएगी, पीपीसी जो हमारा बना है, ये कर्व की शेप, ये वाली शेप। कोई भी कर्व है वो 3 तरह से हो सकता है। इसको बोलते हैं लीनियर, जब स्ट्रेट लाइन आती है इस तरफ, या आप 10th में भी करके चले, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टोरिज्म। और ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव टोरिज्म। तो जो पीपीसी बनेगा वो हमेशा कॉनकेव बनेगा। तो अगर सही ढंग से प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई मिलकर करने की जरूरत नहीं। अगर सही ढंग से प्लॉट लेके, पॉइंट्स लेके आप उनको ज्वाइन करेंगे तो पीपीसी की जो शेप है वो आपकी कॉनकेव ही बनेगी। तो ये जो हमने पीपीसी की शेप बनाई, ये पीपीसी की शेप हमारे पास बनी कॉनकेव। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं आपके पास? आपके सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है उसकी डेफिनेशन बताइए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की डेफिनेशन बताइए। पीपीसी की अजम्पशंस क्या हैं वो बताइए। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जो है वो ड्रॉ कीजिए। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है उसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, ये इस तरह से टेबल आपको बना के दिखानी है। चाहो तो कुछ और भी आप ले सकते हो, लेकिन कुछ और लेने के लिए आपके पास क्या है, पैटर्न आपके पास यही होना चाहिए। पैटर्न जरूर ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आप ये फर्स्ट शेड्यूल कर रहे हो तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको पैटर्न यही रखना है। एक चीज़ को इंक्रीज करना है और दूसरी चीज़ को आपने डिक्रीज करना है। लेकिन आप जिस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो उसको कांस्टेंट रेट से करोगे। कांस्टेंट रेट का मतलब बीच का डिफरेंस आपका जो है वो लगातार क्या होता चला जाएगा, बीच का डिफरेंस जो इंक्रीज कर रहे हो उसमें कांस्टेंट रहेगा। लेकिन दूसरा जो है वो आपके पास बीच का डिफरेंस डिक्रीज होगा। जैसे कोई और अगर आप टेबल बनाओगे तो एक टेबल और मैं आपको बना के दिखा रही, जरूरी नहीं कि आप एक वाला टेबल बनाओगे। आप अगर दूसरी टेबल आप बना रहे एक्स और वाई, वही हम लेंगे, मान लो यही ले रहे हैं ग्रोथ ऑफ ईच ए बी सी डी ई, कितने भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जरूरी नहीं 5 ही आपने लेने हैं। अब एक्स का प्रोडक्शन आप हमेशा क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ आपने क्या किया पढ़ा दिया। अब दूसरे का प्रोडक्शन आप कोई और टेबल ले रहे हैं 50। अब इसका प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर, पहले आप 1 से डिक्रीज कर, इतना हो गया। अब डिक्रीज जो करना है वो इंक्रीजिंग रेट से करना है। पहले कितने का डिफरेंस लिया, पहले डिफरेंस लिया आपने 1 का, अब उसके बाद डिफरेंस कितने का लेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, मतलब 1 से आपने ज्यादा लेना। मान लो हमने 2 का लिया, 2 के बाद अब आप कितने का ले सकते हो, 3 का ले सकते हो। तो 15 में से यहाँ 1 का डिफरेंस लिया है, यहाँ 2 का डिफरेंस लिया, हम ले रहे हैं 3 का डिफरेंस। 3 के बाद अब आप 4 का डिफरेंस लेंगे, 4 के डिफरेंस में आपके पास क्या हो गया, 9 में से 4 गए 5। लेकिन अब यहाँ देखिए 0 नहीं आया आपका, क्योंकि लास्ट में एक्सट्रीम सिचुएशन लेनी है तो यहाँ पे हमें एक और लेना पड़ेगा 5। अब यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया था, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 4 के बाद 5 का डिफरेंस, 5 में से 5 गए। तो लास्ट और पहला जो है, एक बार एक चीज का प्रोडक्शन 0 होना चाहिए और एक बार दूसरी चीज का प्रोडक्शन आपके पास 0 होना चाहिए। एक्सट्रीम सिचुएशन हम बोलते हैं कि अगर एक कम्युनिटी के प्रोडक्शन में सारे रिसोर्स को डाल दिया जाए तो उसका प्रोडक्शन कितना होगा, और अगर दूसरी कम्युनिटी में दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में अगर हम सारे रिसोर्स को डाल दो तो कितना प्रोडक्शन। तो लास्ट में एक्स का प्रोडक्शन देखिए स्टार्टिंग में 0 और वाई का प्रोडक्शन लास्ट में 0। तो टेबल जब आप बना रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो
लेकिन पैटर्न देखिए जो पिछले टेबल में था वही पैटर्न इस वाले टेबल में। वहां मैंने पहले 10 का डिफरेंस लिया, फिर 20 का लिया, फिर 30 का लिया, फिर 40 का लिया, लास्ट में 40 में आने में 0 हो गया था। लेकिन यहाँ जब हम डिफरेंस ले रहे हैं, पहले 1 का लिया, फिर 2 का लिया, 2 के बाद फिर मैंने 3 का लिया, 3 के बाद फिर मैंने 4 का लिया, 4 के बाद क्योंकि हमारा लास्ट में 0 नहीं आया तो 1 हमें को लेना। तो अगर कोई आप इमेजिनरी टेबल बना रहे हो तो उसमें ये पैटर्न आपने ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप कम करोगे उसको इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करोगे। अब आपने इसके शेड्यूल पर फोकस करके अगर आप इसको भी चाहेंगे, जो टेबल मैंने इसलिए दूसरी आपको दी है, आप इसको प्लॉट करके बाय द स्केल से प्लॉट करके हमेशा जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जैसे एक्स है उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे और जिसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है उसको वाई एक्सिस पे लेंगे। तो आप अपने आप ही अपना होमवर्क कर सकते हो कि आप इसको प्लॉट करके देखो, पॉइंट्स को प्लॉट करो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको आता ही है, और प्लॉट करने के बाद में आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करो। जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास जो शेप आएगी वो जो मैंने बनाई हुई है ऐसी शेप है। अगर मान लीजिएगा आप यहाँ ये टेबल है जो एक्स आपने लिया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और वाई आपने ले लिया, आप क्या कर रहे हो 15 14 13 12 11 10, मतलब बीच में एक एक डिफरेंस से ही आप उसको कम करते जा रहे हो। 15 14 13 12 11 10, या जो दूसरी टेबल मैंने बनाई थी वहाँ पे लो 100 90 80 70 60 50, ना तो लास्ट में 0 आएगा। और जब कर्व आप बनाओगे, कर्व की शेप कभी भी इस तरह की नहीं आएगी, लीनियर लाइन आ जाएगी, जैसे मैंने वो कर्व में सबसे ऊपर बनाया। और पीपीसी कभी लीनियर नहीं होता, पीपीसी हमेशा जब भी बनेगा कॉन्केव बनता। और कॉन्केव पार करने के लिए जो रेट है, ये रेट हमेशा क्या होना चाहिए आपका, इंक्रीजिंग होना चाहिए। रेट इंक्रीज होने का मतलब बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा आपके पास बढ़ता होना चाहिए। बीच का डिफरेंस अगर इंक्रीज नहीं होगा तो आपको आगे जो है फिर करना चाहिए। और दूसरा, जब आप कर्व बना रहे हो माइक्रो में, ये चीज़ जो मैंने बताई है, फर्स्ट कर्व में लेबल का मतलब ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या वेरिएबल ले रहे हो और वाई एक्सिस पे आप क्या वेरिएबल ले रहे हो। तो ये हमारा पीपीसी, जिसमें हमने सिर्फ पीपीसी की इंट्रोडक्शन की है। पीपीसी टॉपिक हमारा काफ़ी बड़ा है और कर्व है ये, तो इस वाले टॉपिक में हमने सिर्फ पीपीसी की इंट्रोडक्शन दी। अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें जो है हम कंटिन्यू